बारिश में बहू के चटपटे मोमोज, सास की तीखी चटनी। सावन का महीना था। मूसलाधार बारिश हो रही थी। बारिश के बीच पार्वती अपनी सास शारदा के साथ एक बड़े से पेड़ के सामने ठेला लगाकर मोमोज बेच रही थी। उसके ठेले के ऊपर रंग बिरंगा छाता लगा था, जिसके अंदर खड़े होकर कई सारे लोग गरम गरम मोमो का लुत्फ उठा रहे थे। तो वहीं कुछ लोग मोमोज पार्सल ले जाने के लिए बारिश में छाता लेकर खड़े थे। वाह भाई वाह, यहाँ के मोमोज तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी होते हैं। वाह। हाँ भाई, तू बिल्कुल सही कह रहा है। सब्जी मंडी के बाहर जो मोमोज वाला खड़ा होता है ना, उसके मोमोज तो इसके सामने फीके हैं। इस मोमोज की फीलिंग देख, कितनी चटपटी और मजेदार है। तुम लोग बिल्कुल सही कह रहे हो। इतनी तीखी चटपटी चटकदार चटनी तो मैंने आज तक किसी भी मोमो वाले के पास नहीं खाई। दिमाग की घंटी बजा दी इस चटनी ने। ग्राहकों की ये बातें सुनकर शारदा और पार्वती एक दूसरे को देखकर मुस्कुराती हैं। देखो बहू, हमारे ग्राहक कितनी खुशी से मोमोज खा रहे हैं। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हम इतनी दूर आ जाएंगे, और अब तो हमारे घर की काफ़ी मुसीबतें भी दूर हो गई हैं। ये सब तेरी वजह से हुआ है मेरी बच्ची। काश आज मेरा बेटा आयुष भी मेरे पास होता तो वो ये सब देखकर कितना खुश होता। नहीं माँ जी, ये सब मैंने अकेले नहीं किया है। आपने हर कदम पर मेरा साथ दिया है। आपके आशीर्वाद और आपकी इस तीखी चटनी के बिना ये सब मुमकिन ही नहीं था। दोनों सास बहू एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा ही रही होती हैं कि तभी 4-5 गुंडे ठेले के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। अभी के अभी इस ठेले को यहाँ से हटाओ, ये हमारी जगह है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ ठेला लगाने की? आखिर ये गुंडे कौन थे और इन बेचारी सास बहू को क्यों परेशान कर रहे थे? शारदा ने पार्वती का साथ कैसे निभाया? क्या है इनकी कहानी? चलिए जानने के लिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। रघु के घर की हालत बहुत खस्ता थी। छत की खपरेल टूटी हुई थी और कई जगहों से बारिश का पानी घर के अंदर टपक रहा था। पार्वती चूल्हे पर रोटियां सेक रही थी। रसोई की दूसरी तरफ उसका देवर निखिल एक पुराने गद्दे पर गहरी नींद में सो रहा था। अरे बेटा उठ जा, देख बाहर कितनी तेज बारिश हो रही है और तेरा गद्दा भीग रहा है। वहाँ मुझे अभी और सोना है। अंकल, मुझे भी एक प्लेट मोमोज दे दीजिए ना। निखिल की ये बात सुनकर घर के सभी लोग अपनी हंसी नहीं रोक पाते हैं। बाकी कपड़े समेटते हुए जोर से हंसने लगती है। देखिए माँ, भाई नींद में मोमोज खा रहे हैं। अरे बेटा उठ जा, मैं तुझे मोमोज खिलाती हूँ। क्या माँ, आप सच में मोमोज खिलाएंगी? मैं कितना अच्छा सपना देख रहा था कि आपने मुझे उठा दिया। क्या भैया, आप बिना मोमोज खाने को मिल नहीं रहे हैं तो सपने में ही मोमोज खा रहे हो? तुम दोनों को बस मोमोज की पड़ी है। एक तुम्हारा बड़ा भाई आयुष, जो इस भयंकर बारिश में भी काम करने के लिए गया है। पता नहीं बेचारे को काम मिला भी होगा या नहीं। शारदा की बात सुनकर दोनों चुप हो जाते हैं। वहीं आयुष बारिश में पूरी तरह भीग चुका था। वो कांपते हुए एक सेठ के गोदाम पर पहुंचता है। सेठ अपनी कुर्सी पर बैठकर आराम से चाय और पकौड़े खा रहा था। मालिक बताइए, आज कौन सी बोरी कहाँ रखनी है? कोई जरूरत नहीं है बोरी उठाने की, काम हो चुका है। मुझे ऐसे काम चोर मजदूरों की कोई जरूरत नहीं है। मालिक ऐसा मत कहिए, आज बहुत तेज बारिश थी इसलिए आने में थोड़ी देर हो गई। घर में सब भूखे हैं, कुछ तो काम दे दीजिए। अरे जो काम था वो हो गया, भाग यहाँ से, मेरा दिमाग मत खराब कर। आयुष निराश होकर वहां से चल देता है। वो सब्जी मंडी पहुंचता है। वहां कई सब्जी वाले छाते के नीचे खड़े होकर सब्जी बेच रहे थे। भैया कोई काम है क्या? मैं आपकी सब्जियां लोड करवा दूंगा। कोई काम नहीं है भैया, देख तो रहे हो इतनी बारिश हो रही है, वैसे ही ग्राहक नहीं आ रहे। तुम जाओ यहाँ से और हमें परेशान मत करो। आयुष उदास होकर आगे बढ़ता है। तभी उसकी नजर एक बड़े से ट्रक पर पड़ती है, जिसके पास एक आदमी बहुत परेशान खड़ा था। क्या हुआ साहब, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? अरे यार, मेरा मजदूर शराब पीकर सो गया है। इतनी बारिश में कोई मजदूर भी नहीं मिल रहा और ये सब्जियां लोड करवानी है। मैं हूं ना साहब, मैं आपकी सारी सब्जियां लोड करवा दूंगा। ओह ठीक है भाई, तू कर दे। जो भी 150 रुपए बनेंगे मैं तुझे दे दूंगा। ठीक है साहब। आयुष तेज बारिश में भीगते हुए ट्रक से भारी भारी सब्जियों की बोरियां उतारने लगता है। उसके शरीर से पसीना बह रहा था, लेकिन अपने परिवार के लिए वो मेहनत करता रहता है। कुछ घंटों बाद उसका काम खत्म हो जाता है। ओ ये ले भाई, तेरे 200 रुपए। तूने बहुत अच्छा काम किया है।
आयुष वो 200 रुपए लेकर अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ लेता है। इतनी मेहनत करने के बाद आयुष बहुत थक चुका था और उसे भूख भी लगी थी। तभी उसकी नजर एक मोमो के ठेले पर पड़ती है जहाँ काफी भीड़ थी। आज तो मैं घर से कुछ भी ठीक से खाकर नहीं निकला था, बड़ी तेज भूख लगी है, क्यों ना थोड़े से मोमोज खा लूं, शरीर में ताकत आ जाएगी। आयुष ये सोचकर मोमो के ठेले के पास जाता है। भैया मोमोज कितने के दिए? 100 रुपए की एक प्लेट है। 100 रुपए? इतने महंगे मोमोज? अरे भाई जब लेना ही नहीं है तो हट यहाँ से, मेरा दिमाग क्यों खराब कर रहा है? पीछे ग्राहक खड़े हैं, उन्हें आने दे। मोमोज वाला आयुष के फटे और कीचड़ से सने कपड़े को देखकर उसे भगा देता है। आयुष बिना मोमोज खाए आगे बढ़ जाता है। वहीं घर में पार्वती सबको खाना परोसती है। खाने में आज रोटी चटनी थी। पाखी और निखिल खाने की थाली देखकर मुंह बना रहे थे। माँ, आपकी ये चटनी बहुत तीखी और चटपटी होती है। मैं मानता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप हर बार यही बना देंगी। मैं तो ये चटनी रोटी खा खा कर पक गया हूँ, मुझसे नहीं खाया जाता ये सब। हाँ माँ, भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुझसे भी ये नहीं खाया जाता। कल रात को भी तो हमने यही चटनी रोटी खाई थी और आज सुबह भी यही। कुछ और नहीं बना सकती क्या आप लोग हमारे लिए? बाकी घर में राशन नहीं है। जब तुम्हारे भैया दिहाड़ी के पैसे लेकर आएंगे तब मैं बाजार से जाकर कुछ ले आऊंगी। भाभी आप हमेशा यही बोलती हैं, हम नहीं खा रहे ये खाना। तुम लोगों के नखरे तो देखो, जो घर में है वही खाओ वरना भूखे ही रहो। आज अगर तुम्हारे भाई को दिहाड़ी नहीं मिली होगी तो कल ये भी नहीं मिलेगा। पाखी और निखिल मुंह बनाकर बेमन से चटनी और रोटी खाने लगते हैं और फिर उठकर अपनी पढ़ाई करने चले जाते हैं। शाम को आयुष बारिश में बुरी तरह भीगा, ठंड से कांपता हुआ घर आता है। वो जोर जोर से छींक रहा था। पार्वती दौड़कर उसके पास आती है। अरे आप इतनी ज्यादा भीग कैसे गए और आपको इतनी छींकें क्यों आ रही हैं? वो बारिश बहुत तेज थी ना, और मेरा छाता कहीं खो गया था, इसलिए मैं भीग गया। आप कपड़े बदलिए, मैं आपके लिए गर्मा गर्म लाल चाय बनाकर लाती हूँ। पार्वती रसोई में जाती है और चाय बनाकर लाती है। आयुष चाय पीता है। पार्वती, घर में खाने के लिए कोई बिस्किट या कुछ और है क्या? मुझे बहुत तेज भूख लगी है। नहीं, घर में तो राशन खत्म हो गया है, बस रात की ही एक रोटी बची हुई है, मैं वही ले आऊं? हाँ ला दो, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं खा लूंगा। पार्वती रसोई से वो रोटी ले आती है और आयुष को दे देती है। आयुष जैसे ही रोटी खाने लगता है, शारदा की नजर उस पर पड़ती है। अरे बेटा रुक जा, ये रोटी मत खा, ये रोटी तो पूरी पसीज गई है, तू इसे कैसे खाएगा? हे भगवान, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया कि रोटी पानी पानी हो गई है, मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं पार्वती, ये लो 200 रुपए। आज मुझे इतनी दिहाड़ी मिली है, तुम जाओ और जाकर कुछ राशन और सब्जियां ले आओ। पार्वती आयुष से पैसे लेती है और छाता लेकर बाजार जाती है। वो 200 रुपए में थोड़ा आटा, दाल, चावल और थोड़ी सी सब्जियां, पत्ता गोभी, गाजर आदि खरीद कर घर वापस आती है तो देखती है कि पाखी और निखिल उसका इंतजार कर रहे हैं। भाभी, खाना बन गया क्या? मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, सुबह से पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। हाँ भाभी, मेरा भी दिमाग काम नहीं कर रहा है, जल्दी से कुछ खाने को दे दीजिए ना। तुम दोनों बस थोड़ा सा इंतजार और कर लो, मैं राशन ले आई हूँ और मैं अभी कुछ बना देती हूँ। पार्वती रसोई में जाती है और दाल, चावल, रोटी साथ में चना आलू की सब्जी बनाती है। खाना बनने के बाद पाखी चटाई बिछाती है और सभी लोग चटाई पर बैठते हैं। पार्वती सभी को खाना परोसती है। भाभी, ये कैसी पानी वाली दाल बनाई है आपने? इसमें तो दाल दिख ही नहीं रहा, सिर्फ पीला पानी है। पाखी तू चुप कर, कैसी कैंची जैसी जबान चलती है तेरी। पार्वती बहू, तू तो शाम को ही राशन लेकर आई थी ना, फिर तूने ये पानी वाली दाल क्यों बनाई? माँ जी, मेरे पास सिर्फ 200 रुपए ही तो थे, बस उतने में मैं थोड़ा थोड़ा करके अलग अलग तरह का राशन ले आई ताकि कुछ दिन कट जाए। अगर मैं सारी दाल आज ही गाड़ी करके बनाकर रख दूंगी तो सिर्फ कल और परसों हम लोग क्या खाएंगे फिर? पार्वती सही कह रही है माँ, वैसे भी बाहर देखो कितनी भयंकर बारिश का मौसम हो रहा है, पता नहीं कल मुझे कोई दिहाड़ी मिलेगी भी या नहीं। बच्चों, तुम लोग अपनी जुबान ज्यादा मत चलाओ, जो मिल रहा है चुपचाप खा लो। बहू बिल्कुल सही कह रही है, हमें कल का सोचकर ही चलना चाहिए। शारदा की बात सुनकर सभी लोग बिना कुछ कहे चुपचाप उस पतली दाल और सूखी रोटी को खा लेते हैं। अगली सुबह बारिश अभी भी रुकी नहीं थी। पार्वती नाश्ते के लिए प्याज वाली रोटियां बना रही थी। पाखी तैयार होकर आती है। पाखी, ये प्याज वाली रोटी रख दी है मैंने, दोपहर को खा लेना।
पाखी टिफिन लेकर अपने कोचिंग सेंटर चली जाती है। पाखी का कोचिंग सेंटर काफी बड़ा था। यहाँ बड़े और अमीर घरों के बच्चे आते थे। पाखी एक कोने में बैठी थी। लंच के टाइम वो प्याज वाली ठंडी रोटी ठंडी खाने लगती है। तभी वहां 2-3 अमीर लड़कियां रिया और स्नेहा आती हैं और उनके हाथों में फैंसी टिफिन था। अरे अरे देखो इसे, आज भी ये गरीबों वाला टिफिन लाई है, इसे कैसे खा लेती हो तुम? हाँ बाकी तुम स्कॉलरशिप पर यहाँ पढ़ती हो इसलिए हम तुम्हें झेल रहे हैं। खैर मुझे तुम पर दया आती है, ये लो एक मोमो खा लो, तुम्हें अपनी जिंदगी में ऐसा स्वाद कभी नहीं मिला होगा। मुझे तुम्हारी दया की और तुम्हारे मोमोज की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी भाभी के हाथ की बनी ये रोटी तुम्हारे महंगे खाने से बहुत अच्छी है। तुम अपना खाना अपने पास रखो। पाखी अपना टिफिन बंद करती है और वहां से उठकर बाहर जाने लगती है। तभी रिया पूरे क्लास के सामने आकर खड़ी हो जाती है। अरे पाखी कहाँ जा रही हो? रुको गाइस, कल मेरा बर्थडे है, तुम सभी को मेरे बर्थडे में आना है और पाखी तुम इनवाइटेड हो तो तुम भी जरूर आना। कोचिंग के बाद पाखी घर आती है। पाखी कंफ्यूज थी कि वो पार्टी में जाए या नहीं। कल रिया का बर्थडे है, उसने मुझे भी बुलाया है, लेकिन मेरे पास तो पहनने के लिए कोई अच्छे कपड़े हैं ही नहीं। क्या पहन कर जाऊं? क्या हुआ पाखी, इतनी परेशान क्यों लग रही हो? भाभी कल मेरी दोस्त का बर्थडे पार्टी है, सभी को जाना है, पर मेरे पास कोई ढंग की ड्रेस ही नहीं है। अरे परेशान क्यों होती हो? ये देखो, ये लाल रंग की फ्रॉक तुम पर बहुत अच्छी लगेगी, इसे पहन लेना, तुम सबसे सुंदर लगोगी। अगले दिन बाहर तेज बारिश हो रही थी। पाखी वही लाल फ्रॉक पहनकर अच्छे से तैयार होकर बाल खोलकर पार्टी में पहुंचती है। वो काफी सुंदर लग रही थी। अरे ये पाखी, ये तो आज काफी अच्छी लग रही है। हाँ यार, ये पाखी सुंदर तो लग रही है, लेकिन हमें इसे स्पॉटलाइट नहीं दे सकते ना, हमें कुछ करना ही पड़ेगा। रिया और स्नेहा पाखी को नीचा दिखाने के लिए कुछ प्लान कर रही थी। तभी प्रिया की माँ पार्टी में लोगों के लिए स्नैक्स और खाना लेकर आती हैं। खाने में मोमोज भी होते हैं, जिसे देखकर पाखी बहुत खुश हो जाती है। जैसे ही वो मोमोज खाने के लिए आगे बढ़ती है, वैसे ही रिया जाओ जाओ पाखी, मोमोज खा लो, ये बहुत टेस्टी है, शायद तुमने कभी खाए भी नहीं होंगे। खाए क्या, तुमने तो कभी देखे भी नहीं होंगे। नहीं रिया, मुझे कुछ नहीं खाना, मुझे घर जाना है। पाखी वहां से रोते हुए वहां से निकल जाती है। बारिश में भीगते हुए घर आ जाती है। पाखी घर में घुसते ही शारदा के गले लग जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। क्या हुआ मेरी बच्ची, तू इतना रो क्यों रही है? किसी ने कुछ कहा क्या? माँ, उन लोगों ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया और फिर दया दिखाते हुए मोमोज खाने को दिए। मेरा बहुत मन था मोमोज खाने का, लेकिन उनकी बातें सुनकर मुझसे मोमोज खाया ही नहीं गया। मैं वहां से भूखी लौट आई। पाखी ये सब कहकर रो रही थी कि तभी उनके घर में मोमोज की बहुत अच्छी खुशबू आने लगती है, क्योंकि उनके पड़ोसी अपने घर के आंगन में बड़ी वाली छतरी लगाकर मोमोज पार्टी कर रहे थे। इन पड़ोसियों को भी और कोई जगह नहीं मिली क्या मोमोज खाने की? घर के अंदर बैठकर खाए ना, बाहर छाता लगाकर क्यों खा रहे हैं? हमारी बच्ची यहाँ रो रही है और ये लोग मोमोज खा रहे हैं। चुप कर शारदा, उनके पास पैसे हैं, वो खा रहे हैं, इसमें उनका क्या दोष है? दोष तो हमारा है। ये बारिश का मौसम और ये गरीबी सब हमें ही मारने के लिए है। शारदा उदास होकर वहीं बैठ जाती है। घर में एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। बारिश का कहर अभी भी जारी था। आयुष एक पुरानी पन्नी ओढ़े शहर की कीचड़ भरी सड़कों पर काम ढूंढ रहा था। वो एक फैक्ट्री के गेट पर जाता है। भैया, क्या अंदर कोई काम मिलेगा? मैं कुछ भी कर लूंगा। अरे भाई, बारिश की वजह से कच्चा माल नहीं आया है, फैक्ट्री बंद है, आगे जाओ। आयुष निराश होकर एक सेठ की दुकान पर जाता है, लेकिन वहां से भी उसे भगा दिया जाता है। आयुष पूरी तरह भीगा हुआ, थका हारा, खाली हाथ घर लौटता है। पार्वती के पास आज पकाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। वो सिर्फ चावल उबालकर उसका माड़ तैयार करती है। आज घर में अनाज का एक दाना भी नहीं था, सिर्फ थोड़े से चावल ही बचे थे। मैंने उसमें पानी ज्यादा डालकर उबाल दिया है, कम से कम पेट में कुछ गर्म तो जाएगा। धिक्कार है मेरी जिंदगी पर। अपनी पत्नी, अपने बच्चों और बहू को मैं ढंग का खाना भी नहीं खिला पा रहा। मैं ही क्यों नहीं मर जाता? पिताजी, ऐसा मत कहिए, ये सिर्फ बुरा वक्त है। ये बारिश जैसी रुकेगी मुझे काम मिल जाएगा, आप हिम्मत मत हारिए। सभी लोग भारी मन से वो फीका चावल का पानी पीते हैं। निखिल एक कोने में बैठा पुरानी किताबों से पढ़ाई कर रहा था। रघु की नजर उस पर पड़ती है। किताबें बंद कर, हर वक्त बस पढ़ाई पढ़ाई। देख रहा है घर में खाने को कुछ नहीं है। तेरा बड़ा भाई सुबह से बारिश में धक्के खा रहा है और तू जाकर कोई काम क्यों नहीं ढूंढता? कुछ तो मदद कर अपने भाई की। उसे
पढ़ने दीजिए, मैं हूं ना, मैं कल फिर जाऊंगा, कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा। सभी खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन आयुष काम की तलाश में फिर से निकलता है, लेकिन आज उसे कोई काम नहीं मिलता है। काफी देर काम ढूंढने के बाद जब वो एक बस स्टॉप के पास से गुजरता है तो देखता है कि एक जगह बहुत भीड़ है। वहाँ एक नया गेमिंग जोन खुला है और वहाँ बाइक स्टंट कंपटीशन चल रही है। अरे भाई, जो भी ये खतरनाक बाइक स्टंट जीतेगा उसे सीधे 1000 रुपए नगद इनाम मिलेगा, लेकिन जान का खतरा बहुत है। पैसों का सुनकर आयुष के कान खड़े हो जाते हैं। शादी से पहले मैं अपने दोस्तों के साथ बाइक चलाने में कितना माहिर था। अगर मैं कंपटीशन जीत जाऊं तो मुझे पैसे मिलेंगे। भैया, मुझे बाइक चलानी आती है, क्या मैं इसमें हिस्सा ले सकता हूं? देख लो भाई, इसमें जान का खतरा है, कीचड़ है, गाड़ी फिसल सकती है। अगर तुम्हें पैसे की ज्यादा जरूरत है तो लिखवा लो अपना नाम, लेकिन चोट लगी तो जिम्मेदारी तुम्हारी। मुझे कोई परवाह नहीं है, मेरे परिवार की भूख से बड़ा कोई खतरा नहीं है, मुझे हिस्सा लेना है। आयुष बाइक पर बैठता है। कीचड़ भरे ट्रैक पर वो तेजी से बाइक दौड़ाता है। कई बार वो फिसलते फिसलते बचता है, पर अच्छा स्टंट दिखाकर वो पैसे जीत जाता है। वाह भाई, तुमने तो कमाल कर दिया। तुम्हारी वजह से आज बहुत लोगों ने पैसे लगाए। ये लो तुम्हारा इनाम, 1000 रुपए। आयुष पैसे लेकर खुश हो जाता है। घर लौटते समय रास्ते में उसे वही मोमोज की दुकान दिखती है। भैया, 2 प्लेट मोमोज पैक कर दो, एकदम बढ़िया वाले। ये लो भाई, 2 प्लेट मोमोज। आयुष मोमोज लेकर बड़ी सी मुस्कान के साथ घर जाता है। पार्वती, माँ, पाखी, देखो मैं क्या लाया हूँ। सब लोग भागकर बाहर आते हैं। आयुष उन्हें मोमोज का पैकेट और बचे हुए 800 रुपए दिखाता है। अरे बेटा, इतने पैसे कहाँ से आए? और ये मोमोज? आज मैंने एक बड़े सेठ का काम किया था, उसने मुझे ये पैसे दिए तो मैं पाखी के लिए मोमोज ले आया। खाओ सब लोग। निखिल मोमोज देखकर उदास हो जाता है। क्या हुआ निखिल, तू परेशान क्यों लग रहा है? भैया, सच कहूं तो मोमोज देखकर मुझे कुछ दिन पहले की बात याद आ गई। निखिल अपने दोस्तों के साथ अपने दोस्त के घर में ग्रुप स्टडी कर रहा था। तभी राजू, भाई पढ़ाई बहुत हो गई, मुझे भूख लगी है, चलो चलकर मोमोज खा लेते हैं। तुम लोग जाओ भाई, मैं नहीं जा पाऊंगा और मुझे पढ़ाई भी करनी है, मुझे भूख नहीं है। अरे चलो यार, चलो सब लोग। और ये तो इस निखिल का रोज का है, इसके पास मोमोज खाने के पैसे नहीं है, इसलिए पढ़ने का दिखावा कर रहा है। सभी रोहन को छोड़कर मोमोज खाने के लिए चले जाते हैं। कोई बात नहीं मेरे भाई, मैं मोमोज लाया हूं ना, तो ये मोमोज जल्दी जल्दी खा लो, वरना ये ठंडे हो जाएंगे। निखिल और बाकी सब मोमोज खाने लगते हैं। भैया, ये मोमोज कैसे हैं? इनमें तो कोई स्वाद ही नहीं है, एकदम फीके हैं। हाँ भैया, मेरे दोस्तों ने जो मोमोज खाए थे वो तो बहुत चटपटे लग रहे थे, इसमें जरा भी तीखापन नहीं है। अरे ये बाहर वाले तो बस लोगों को लूटते ही हैं, ये भी कोई मोमोज है? रुको तुम लोग, इसे अभी मत खाना, मैं कुछ करती हूँ। शारदा तुरंत रसोई में जाती है। वो सिलबट्टा निकालती है, उस पर 4 लाल टमाटर, खूब सारा लहसुन, सूखी लाल मिर्च, थोड़ा सा नमक और जरा सा सरसों का तेल डालती है। बहू, ये बाहर वाले क्या जानेंगे असली स्वाद क्या होता है? असली स्वाद तो हमारे हाथों में है। अभी देख मैं कैसी तीखी चटपटी चटनी बनाती हूँ। कुछ ही मिनटों में गाढ़ी लाल और बेहद तीखी खुशबू वाली चटनी तैयार हो जाती है। शारदा वो चटनी एक कटोरी में लेकर आती है। लो बच्चों, अब इस चटनी के साथ डुबोकर खाओ ये फीके मोमोज, फिर बताना कैसा लगा। निखिल एक मोमो उठाता है, उसे उस तीखी लाल चटनी में अच्छी तरह डुबोकर खाता है। वाह माँ, मजा आ गया। जो मोमोज अभी फीके लग रहे थे, इस चटनी के साथ वो एकदम लाजवाब हो गए हैं। आपकी तीखी चटनी के सामने तो बड़े बड़े रेस्टोरेंट फेल हो गए हैं। सच में माँ, ये बहुत टेस्टी है। माँ जी, आपके हाथों में तो जादू है। माँ, भाभी, परसों मेरा जन्मदिन है, भैया की अच्छी कमाई हो गई है, तो क्यों ना मेरे जन्मदिन पर भाभी घर में ही चटपटे मोमोज बनाए और माँ अपनी ये स्पेशल तीखी चटनी बनाए। हाँ निखिल, बिल्कुल, मुझे मोमोज बनाने आते हैं, मैं एकदम चटपटे और स्वादिष्ट मोमोज बनाऊंगी। हाँ, मैं कल ही सारा सामान ले आऊंगा। अगले दिन आयुष और पार्वती बाजार से सब्जियां और राशन की दुकान से मोमो बनाने का सामान ले आते हैं। आज निखिल का जन्मदिन था। पार्वती एक बड़े से बर्तन में पत्ता गोभी, गाजर और शिमला मिर्च को बहुत ही बारीकी से कद्दूकस कर रही थी। पास ही में शारदा एक सिलबट्टे के पास बैठी थी और टमाटर, ढेर सारा लहसुन और तीखी सूखी लाल मिर्च को पानी में भिगोकर रख रही थी। माँ जी, आज तो निखिल मेरे चटपटे मोमोज और आपकी तीखी चटनी खाकर खुश हो जाएगा।
हाँ बहू, तूने सब्जियों को एकदम बढ़िया काटा है। इसमें थोड़ा सा अजीनोमोटो, काली मिर्च और सोया सॉस डाल दे। और मैं जो ये चटनी पीस रही हूँ ना, इसकी खुशबू से ही पूरे मोहल्ले वालों के मुंह में पानी आ जाएगा। तभी रसोई में पाखी और निखिल आते हैं। भाभी, आप फिलिंग तैयार करो, मैं और निखिल मिलकर जल्दी जल्दी मोमोज की छोटी छोटी लोइयां बेल देते हैं। सच में भाभी, आपके हाथ के मोमोज के आगे तो शहर के बड़े बड़े रेस्टोरेंट भी फेल हैं। और माँ की ये तीखी चटनी, उफ, इसकी तो खुशबू से ही मेरी भूख 100 गुना बढ़ गई है। जल्दी बनाओ ना, मुझसे अब और इंतजार नहीं हो रहा। पार्वती बहुत ही फुर्ती से लोइयों में चटपटी सब्जियों की फिलिंग करती है और उन्हें सुंदर मोमोज का आकार देती है। जल्द ही स्टीमर चूल्हा पर चढ़ा दिया जाता है। पूरे घर में उबलते हुए मोमोज और तीखी चटनी की महक फैल जाती है। कुछ देर बाद पार्वती एक बड़ी सी प्लेट में गर्मा गर्म मोमोज और शारदा एक कटोरी में अपनी लाल तीखी चटनी लेकर आती है। इतनी देर में आयुष भी घर आ जाता है। सभी लोग चटपटे मोमोज और तीखी चटनी खाते हैं। वाह पार्वती, तेरे इन चटपटे मोमोज में तो जादू है। और माँ, आपकी ये चटनी तो मानो आग लगा रही है। सच कहूं तो बहू के चटपटे मोमोज सास की तीखी चटनी का कोई मुकाबला नहीं है दुनिया में। बिल्कुल सही कह रहा है आयुष, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतने स्वादिष्ट मोमोज कभी नहीं खाए। माँ, भाभी, मेरी मानो तो आप दोनों अपनी एक मोमोज की दुकान खोल लो। देखना, ग्राहकों की लाइन लग जाएगी। हमारे मोमोज तो उस ठेले वाले से 1000 गुना बेहतर है। सभी लोग निखिल की इस बात पर जोर जोर से हंसने लगते हैं। निखिल का जन्मदिन बहुत अच्छे से बनता है और कुछ दिन बाद घर में फिर से परेशानियों का दौर शुरू हो जाता है। घर की छत की जगह से टपकने लगती है। घर राशन खत्म हो गया था। आयुष एक पुरानी प्लास्टिक की पन्नी निकालकर खुद को ओढ़ने की कोशिश कर रहा था। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, पूरा मोहल्ला पानी में डूब गया है। आप ऐसे तूफान में काम पर कैसे जाएंगे? मुझे बहुत डर लग रहा है, आज मत जाइए। पार्वती, मैं नहीं जाऊंगा तो घर में चूल्हा कैसे जलेगा? पिताजी की दवाइयाँ लानी है, घर में राशन का एक दाना नहीं है। मैं मंडी जा रहा हूँ, वहाँ कोई ना कोई बोरी उठाने का काम तो मिल ही जाएगा। अपना ध्यान रखना बेटा, संभल कर जाना। आयुष बारिश में भीगता हुआ घर से बाहर निकल जाता है। सब्जी मंडी में घुटनों तक पानी और कीचड़ भरा हुआ था। वो एक सेठ के गोदाम के पास जाता है। सेठ आराम से अपनी कुर्सी पर बैठा चाय पी रहा था। सेठ जी, कोई काम है क्या? मैं बोरिया ट्रक में लाद दूंगा, मुझे काम की बहुत ज्यादा जरूरत है साहब। नहीं भाई, कोई काम नहीं है। इतनी बारिश में कौन तुझे काम देगा? जा घर जा। आयुष उदास होकर वहां से निकल जाता है। वो सड़कों पर भटक रहा था। तभी वो बस स्टॉप के वाले गेमिंग जोन के पास पहुंचता है। वहां एक आदमी माइक पर चिल्ला रहा था कि जो भी इस कीचड़ भरे ट्रैक पर बाइक से खतरनाक स्टंट करेगा उसे नगद 5000 रुपए का इनाम मिलेगा। मुझे ये स्टंट करना है, मुझे 5000 रुपए चाहिए। देख ले भाई, जान का जोखिम है। बारिश की वजह से ट्रैक पर बहुत फिसलन है। मुझे कोई परवाह नहीं है, मुझे बस पैसे चाहिए। आयुष एक पुरानी बाइक पर बैठता है और स्टंट दिखाता है, लेकिन कीचड़ की वजह से बाइक का पहिया बुरी तरह स्लिप कर जाता है और आयुष हवा में उछलकर दूर पत्थरों पर गिरता है। उसके सिर से खून की धार बहने लगती है और उसकी मौत हो जाती है। घर के अंदर शारदा भगवान की मूर्ति के सामने दिया जलाकर प्रार्थना कर रही थी कि अचानक एक तेज हवा का झोंका आता है और शारदा का दिया बुझ जाता है। हे भगवान, ये कैसा अपशगुन है? मेरा दिया कैसे बुझ गया? हे राम, मेरे बेटे की रक्षा करना। माँ जी, पता नहीं क्यों मेरे दिल में बहुत तेज घबराहट हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है। तभी मोहल्ले के कुछ लोग आयुष के खून से लथपथ शव को एक खटिया पर लाद कर घर के आंगन में लाते हैं। रघु भाई, तुम्हारे आयुष का बाइक स्टंट करते हुए एक्सीडेंट हो गया। वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। ये सुनते ही घर में जैसे बिजली गिर पड़ती है। ये क्या हो गया? आप ऐसे कैसे मुझे छोड़कर जा सकते? उठिए ना, देखिए बाहर कितनी बारिश हो रही है, आपको ठंड लग जाएगी। उठिए ना। हे भगवान, हाय मेरा जवान बेटा। भगवान, तूने ये क्या किया? मेरे बुढ़ापे की लाठी छीन ली। अरे मुझे उठा लेता, मेरे बेटे को क्यों मारा? रघु वहीं जमीन पर धड़ाम से बैठ जाते हैं। उनकी आंखों से आंसू तो बह रहे थे। पाखी और निखिल जोर जोर से रो रहे थे। पूरा घर मातम की भयानक चीखों से गूंज उठता है। आयुष के अंतिम संस्कार और 13वीं में घर का बचा कुचा सारा पैसा खत्म हो चुका था। घर में भुखमरी की नौबत आ गई थी।
रघु एक कोने में बीमार पड़े थे, बच्चे भूखे थे। माँ जी, अगर हम ऐसे ही रोते रहे तो भूखे मर जाएंगे। इनके जाने का दुख मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकती, लेकिन पाखी और निखिल का ऐसे भूख से तड़पते हुए भी नहीं देख सकती। मैं बाहर जाकर काम ढूंढूंगी। तू अकेली नहीं जाएगी बहू, मैं भी तेरे साथ चलूंगी। हम दोनों मिलकर मजदूरी करेंगे। पार्वती और शारदा उसी सब्जी मंडी में जाती हैं जहां कभी आयुष गया था। दोनों सास बहू दिन भर बारिश और कीचड़ में भटकती हैं, लेकिन कोई उन्हें काम नहीं देता। वे निराश और रोते हुए खाली हाथ घर की तरफ लौट आती हैं। अचानक उनकी नजर एक मोमोज के ठेले पर पड़ती है। ठेले पर लोगों की भारी भीड़ थी। लोग बारिश के मौसम में गर्मा गर्म मोमोज मजे से खा रहे थे। माँ जी, आपको याद है निखिल के जन्मदिन पर जब हमने मोमोज बनाए थे तो उसने क्या कहा था? हाँ बहू, उसने कहा था कि हमारे मोमोज इस बाजार के मोमोज से 1000 गुना बेहतर हैं। माँ जी, जब यह आदमी इतने बेसुआद मोमोज बेचकर इतना कमा सकता है तो हम क्यों नहीं? लेकिन बहू, हमारे पास तो पैसे हैं ही नहीं, ठेला और सामान कैसे आएगा? मैं पड़ोस की सरला बहन से बात करती हूँ, वो बहुत अच्छी औरत है, शायद वो हमारी कुछ मदद कर दे। दोनों पड़ोसन सरला के घर जाती हैं। शारदा रोते हुए अपनी मजबूरी बताती है। सरला एक बहुत ही दयालु औरत थी। वो तुरंत अपने पर्स से कुछ पैसे निकालकर शारदा के हाथों में रख देती है। ये लो शारदा बहन, तुम अपना काम शुरू करो, पैसे जब आ जाए तब लौटा देना। शारदा और पार्वती पैसे लेकर घर आ जाती हैं। पार्वती, पाखी और निखिल मिलकर बाजार से पत्ता गोभी, सोयाबीन, गाजर और मैदा और एक पुराना ठेला किराए पर लेकर आते हैं। पार्वती और शारदा मिलकर चटपटी मोमोज और तीखी चटनी बनाती हैं। निखिल और पाखी भी काम में उनकी मदद करते हैं। माँ जी, आज पहली बार हम अपना सामान बेचने जा रहे हैं। भगवान ने चाहा तो सब अच्छा होगा। पार्वती और शारदा अपना ठेला लेकर बाजार चली जाती हैं और बारिश से बचने के लिए छाता खोल देती हैं। ठेले के आगे एक बोर्ड लिखा हुआ था, बहू के चटपटे मोमोज, सास की तीखी चटनी। शाम का समय था। स्टीमर से गरम गरम भाप निकल रही थी और चटनी की तेज महक पूरे बाजार में फैल रही थी। कुछ लोग तो बारिश से बचने के लिए वहां खड़े थे। माँ, एक प्लेट मोमोज लगाना जरा, ये चटनी तो बड़ी लाल दिख रही है। पार्वती बहुत सलीके से प्लेट में मोमोज रखती है और शारदा उसके ऊपर अपनी तीखी चटनी डालती है। वाह, मजा आ गया। ऐसा स्वाद तो मैंने बड़े बड़े होटलों में नहीं खाया। ये मोमोज एकदम चटपटे हैं और तीखी चटनी का तो क्या कहना। वाह बहन जी, 2 प्लेट और पैक कर दो। पहले दिन शारदा और पार्वती काफी देर तक ठेला लेकर खड़ी रहती हैं, लेकिन उनकी ज्यादा बिक्री नहीं होती। वो दोनों उदास होकर घर आ जाती हैं। पता नहीं हमारा काम जमेगा या नहीं, आज तो बिक्री अच्छी नहीं हुई। माँ, भाभी, आप दोनों इतनी जल्दी हार मान जाती हैं? आपके मोमोज और चटनी बहुत टेस्टी हैं। भाभी, कल से आप मोमो को फ्राई कर दीजिएगा। बारिश में फ्राइड मोमोज बहुत अच्छे लगते हैं। अगले दिन शारदा और पार्वती मिलकर स्टीम्ड मोमोज के साथ फ्राइड मोमोज बेचने लगती हैं। उनके मोमोज की खुशबू इतनी अच्छी थी कि लोग अब उनकी दुकान पर भीड़ लगा देते हैं। कुछ दिनों में शारदा और पार्वती की दुकान अच्छी चलने लगती है। एक दिन जब दोनों बारिश में मोमोज बेच रही थी तब, वाह भाई वाह, यहाँ के मोमोज तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। हाँ भाई, तू बिल्कुल सही कह रहा है। सब्जी मंडी के बाहर जो मोमोज वाला खड़ा होता है ना, उसके मोमोज तो इनके सामने फीके हैं। इस मोमो की फीलिंग देख, कितनी चटपटी और मजेदार है। तुम लोग बिल्कुल सही कह रहे हो। इतनी तीखी, चटपटी, चटकदार चटनी तो मैंने आज तक किसी भी मोमोज वाले के पास नहीं खाई। दिमाग की घंटी बजा दी इस चटनी ने। ग्राहक शारदा और पार्वती के मोमोज की तारीफ कर रहे थे। तब शारदा ये देखकर इमोशनल हो जाती है। देख बहू, हमारे ग्राहक कितनी खुशी से मोमोज खा रहे हैं। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हम इतनी दूर आ जाएंगे, और अब तो हमारे घर की काफ़ी मुसीबतें भी दूर हो गई हैं। ये सब तेरी वजह से हुआ है मेरी बच्ची। काश आज मेरा बेटा आयुष भी हमारे पास होता तो वो ये सब देखकर कितना खुश होता। नहीं माँ जी, ये सब मैंने अकेले नहीं किया है। आपने हर कदम पर मेरा साथ दिया है। आपके आशीर्वाद और आपकी इस तीखी चटनी के बिना ये सब मुमकिन ही नहीं था। दोनों सास बहू एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रही होती हैं कि तभी 4-5 गुंडे ठेले के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। अभी के अभी इस ठेले को यहाँ से हटाओ, ये हमारी जगह है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ ठेला लगाने की? ठेला गरीब का है, लेकिन मेहनत हमारी है। इसे हटाने का हक किसी को नहीं है। ज्यादा जुबान मत लड़ा। कालू भाई की दुकान का नुकसान हो रहा है तेरी वजह से। अभी के अभी यहाँ से भाग जाओ, वरना ये ठेला पलट दूंगा और सारा सामान नाले में फेंक दूंगा।
पार्वती और शारदा डर के मारे एक दूसरे को पकड़ लेती हैं। तभी गांव के एक बुजुर्ग और रुतबेदार सरपंच वहां आते हैं। खबरदार, जो किसी ने इन औरतों को हाथ भी लगाया। कालू, मुझे सब पता है कि तू ईर्ष्या के मारे इन गुंडों को लेकर आया है। ये पंचायत की जमीन है और पंचायत इन बेसहारा औरतों के साथ खड़ी है। इस परिवार ने अपना जवान बेटा खोया है और ये मेहनत की रोटी खा रही हैं। अगर आज के बाद कोई भी इनके ठेले की तरफ आंख उठाकर देखेगा तो मैं उसे पुलिस के हवाले कर दूंगा। भागो यहाँ से। कालिया और उसके गुंडे डर के मारे वहां से दुम दबाकर भाग जाते हैं। शारदा बहन, तुम निडर होकर अपना काम करो। पूरे गांव को तुम पर गर्व है। और हाँ, जरा एक प्लेट बहू के चटपटे मोमोज और तुम्हारी ये तीखी चटनी मुझे भी तो खिलाओ। पार्वती खुशी खुशी प्लेट में मोमोज लगाती है और शारदा तीखी तीखी चटनी डालकर उसे सरपंच जी को देती है। धीरे धीरे दोनों सास बहू के चटपटे मोमोज और तीखी चटनी पूरे गांव में मशहूर हो जाते हैं। समय का चक्र घूम चुका था। दोनों सास बहू ने चटपटी मोमोज और तीखी चटनी बेचकर अपनी सारी उधारी चुका दी थी। एक नया घर ले लिया था। निखिल अब 24 साल का हो चुका था। उसने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है और पाखी की एक अच्छे घर में शादी तय हो गई थी। एक दिन सभी घर में बैठे थे। हाँ भाभी, आज घर पर मोमोज खाने का मन कर रहा है। आप दोनों अपनी चटपटी मोमोज और तीखी चटनी बनाइए ना। पार्वती और शारदा अपने 2 मंजिला घर की रसोई में जाकर चटपटी मोमोज और तीखी चटनी बनाती हैं। सभी मोमोज खाते हैं। माँ, भाभी, आज हमारी दुकान पूरे शहर में मशहूर है, लेकिन जो स्वाद आपके हाथों से घर में बनाए इन मोमोज में आता है ना, उसकी बात ही अलग है। हाँ निखिल, लेकिन आज इस बारिश को देखकर मुझे उनकी यानी आयुष की बहुत याद आ रही है। उन्होंने इसी बारिश के संघर्ष में हमारे लिए अपनी जान दे दी है। बेटा, तू जहां भी है देख ले, तेरी पार्वती और तेरी माँ ने इस परिवार को टूटने नहीं दिया। मुझे इन दोनों पर बहुत गर्व है। पार्वती एक मोमो आयुष की तस्वीर के सामने रखती है। पूरा परिवार एक साथ खड़ा होता है और एक दूसरे का हाथ थाम लेता है।